हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है हमारा 6th क्लास का यानी छठी क्लास में दूसरा लेसन चैप्टर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन एसएसटी के लिए और जो बच्चे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे 6th क्लास में उनके लिए ये लेसन बहुत ही हार्मफुल यानी यूज़फुल रहेगा। और इससे जो उठने वाले जो कई बार क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम यहाँ पर इनकी डिस्कस करेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एचएससी, आरपीएससी या फिर राजस्थान में पटवारी से रिलेटेड है, हरियाणा में पटवारी से है, या फिर दूसरे और कोई महकमा है जैसे क्लर्क आ गया, अपर एलडीसी का आ गया, या फिर बिजली डिपार्टमेंट में आ गया, जो ये विद्युत डिपार्टमेंट है यहाँ पर हो गया, या फिर और कोई डिपार्टमेंट जहाँ पर इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी बेस से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन बटन जो है उसको भी दबाना न भूलें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो स्टडी बेस है उस पर होने वाली हर प्रक्रिया का आपको अपडेट मिलता रहे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक टेस्ट के तौर पर काम आ सकें। हम इसकी स्टडी को स्टार्ट करें। मैं इस लेसन को एक एक लाइन के साथ आपको पढ़ाऊँगा, और जो यहाँ पर उठने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम अंडरलाइन करेंगे, जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे ये आपके यूज़ हो सकें और आपकी स्टडी में आपके हेल्प कर सकें। अब हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है अध्याय 2, उसको हम शुरू करते हैं। ये है अध्याय 2 में जैसे ये खाद्य अखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी शिकार के द्वारा जो भोजन संग्रह करते थे उस टाइम, उनके ऊपर ये लेसन बना हुआ है। इसी को हमने आज अपना चैप्टर के तौर पे शामिल किया है। ये एनसीईआरटी छठी कक्षा का ये चैप्टर 2 है, इसको हम पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ इससे उठने वाले जो एनसीईआरटी के बेस पर जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो वैकेंसी में या जो बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके, या फिर किसी और तैयारी में कर रहे हैं उनके भी ये लेसन बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप इसकी पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जीके क्लासेस बाय महेश से, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो, वहाँ से अब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जीके क्लासेस बाय महेश ये हमारे चैप्टर का नाम है, और चैनल का नाम है, जहाँ पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। अब हम यहाँ से लेसन शुरू कर रहे हैं। जैसे तुषार की रेल यात्रा, ये किसी बच्चे को यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में शुरू किया गया है। हर लेसन में यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया है, उसको फिर एक डिस्कस के रूप में यहाँ पर पॉइंटों में उसको रखा गया है कि बच्चे को समझाया जा सके कि ये लेसन किस तरह से था और आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये लेसन कैसा है, और पीछे की जो जनरेशन थी उनके हिसाब से आज का माहौल कैसा है और पीछे का माहौल कैसा था, उसके ऊपर बताया गया है। यहाँ पर तुषार को एक रेल यात्रा के बारे में बताता है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार से दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, यानी दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए रेल यात्रा कर रहा है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया।
तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, यानी उसके चाचा ने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया है। पहला ये क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। यानी उसके चाचा ने बताया कि रेल की जो यात्रा है वो 150 साल पहले हुई थी, जबकि बस की यात्रा कुछ दशक बाद हुई, यानी बाद आई। रेल जो बस है वो बहुत समय बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यानी ये तुषार के मन में ये जो क्वेश्चन उठे हैं उनको ही यहाँ पर इस लेसन के तौर पर रखा गया है। अब इसके ऊपर जो उसके चाचा जी उसके आंसर देते हैं और क्वेश्चन प्रारंभ यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर पहला जो लेसन है, क्वेश्चन है, वो ये है, प्रारंभ में आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी जो मनुष्य प्रारंभ में था, जब उसके ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि, यहाँ पर क्या हुआ, ये आखेटक संग्रह के नाम को क्या कहा यहाँ पर, भोजन संग्रह की विधि। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पहला कि आखेट संग्रह किसका नाम होता था? भोजन संग्रह करने की एक विधि के बारे में यहाँ पर बताया है। उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। यानी खाने के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, या फल मूल, दाने, दाने आ गए, पौधे आ गए, पत्तियाँ आ गई, या अंडे इकट्ठा क्या करते थे? ये खाने के लिए खाद्यान्न संग्रह करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। यानी आखेटक यानी शिकार के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यानी यहाँ पर कई कारण भी उनके साथ बताए गए हैं कि क्या क्या कारण है, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों का शिकार जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी एक ही जगह रहते तो पौधे भी, फल भी और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। या तो वो लोग हैं जहाँ पर रहते थे उनके बारे में ऊपर वाला लाइन आ गया, या फिर जो शिकारी हैं, या फिर कोई हिरन हो गया या मवेशी हो गए, वो चारे के लिए इधर उधर घुमा करते थे। इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तीसरा कारण यहाँ पर तीसरा कारण और बताया। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी जो पेड़ पौधे हैं उनमें अलग अलग मौसम में अलग अलग पौधे यानी अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। इसलिए उनको इकट्ठा करने के लिए या फिर उस मौसम की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों या नदियों में ही मिलता था। यानी यहाँ पर चौथा कारण इन्होंने क्या बताया, या तो वो पानी के लिए या झरने के लिए, पानी के लिए या नदी के किनारे रहते, या ऐसी जगह रहते जहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था हो,
यदि कई नदियाँ झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जो लोग यानी ऐसी जगह रहते जहाँ पर बरसात के समय पानी इकट्ठा होता था, तो उन्हें सूखे हुए मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर बताया कि इसने 4 कारण बताए हैं कि किस लिए आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान गए जाते थे और वो अपना भोजन संग्रह या कोई और गतिविधि करते थे। अब यहाँ पर अलग क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी शुरू में जो मनुष्य था उसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, पुरातत्वविद होते हैं को कुछ ऐसी वस्तु मिलती है जिसका निर्माण या उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी या हड्डियों के औजार बनाए हों। इससे इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं, यानी जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। बाकी तो ये औजार हैं ये अब कम ही मिलेंगे, जो लकड़ी के थे या हड्डियों के थे वो कम मिलेंगे। बाकी पत्थर के जो औजार हैं वो आज भी कई जगह जो संग्रहालय वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ या और मांस काटने या तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ यानी लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने में भी किया जाता था। यहाँ पर लकड़ी के उपयोग के बारे में बताया कि लकड़ी का उपयोग कैसे शुरू हुआ। ये यहाँ पर पत्थर के औजार उनके बारे में यहाँ पर एक चित्र के रूप द्वारा दिखाया भी गया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं चित्र में इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। ये यहाँ पर एक पत्थर है जो पौधे के नीचे जड़ को खोदने में काम में लिया जा रहा है। ये एक आदमी के हाथ में पत्थर है और ये पौधा आ गया। दूसरा यहाँ पर ये एक मांस का टुकड़ा यानी एक खाल है, उस खाल के अंदर एक हाथ से यहाँ पर सुराग इस खाल में कर रहे ये आदमी का या कोई चित्र दिखाया गया है इस किताब में। अब आगे लेसन शुरू होता है। यहाँ से रहने के जगह, यहाँ पर लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक यानी यहाँ पर चित्रों के द्वारा भी दर्शाया गया है। जो लाल त्रिकोण आ गए इस मैप में यहाँ पर हम देखेंगे, वे स्थान है जहाँ पर आखेटक संग्रहों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अभी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यानी यहाँ पर चित्र के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर उनके नाम भी बताए गए, जैसे पुरास्थल, ये आ गया। ये जो लाल अक्षर के जो है ये वाले निशान हैं, ये पूरा पाषाण कालिक स्थल है, पुरास्थल है। ये जो दूसरा नीले रंग का निशान ये वाला, ये नव पाषाण कालिक पुरास्थल है। और ये हरे रंग का जो निशान है ये ब्रह्मगिरी आ गया, आदित्य नलूर आ गया, ये आ गया महापाषाणिक पुरास्थल। और ये आधुनिक गांव आ गए, ये वाला जो है इमाम गांव, ये आधुनिक गांव आ गया। और ये नीचा जो ये आधुनिक नहीं, ये प्रारंभिक गांव है। और जो ये स्टार का निशान लगा रखा जैसे मुंबई और कोलकाता, ये यहाँ पर आधुनिक गांव के नाम नगर हो गए, ये यहाँ पर दिखा रखे हैं। जैसे ये
बम्बई आ गया, कोलकाता आ गया। इन चित्रों को, इस चित्र को ध्यान से देखें, और क्योंकि इसी चित्र से कई क्वेश्चन आगे इस लेसन में पूछे भी गए हैं और बताए भी गए हैं। यहाँ पर चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। ये यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया है, सेल चित्र बोलते हैं जिसको। ये यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लास्ट में आएगा, इसको ध्यान से देखें, और इसके अंदर लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका इसमें उत्तर होगा। इसमें से हम क्या पता चलता है, यानी ये यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, इस चित्र से हमें क्या पता चलता है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे जिस गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से जीवन चित्रण किया गया है। यह यहाँ पर बता रखा है, जगह का नाम मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये जगह है। भीमबेटका आधुनिक, ये जगह का नाम है भीमबेटका। आधुनिक मध्य प्रदेश, जो आधुनिक मध्य प्रदेश है उसमें ये भीमबेटका है। इस पुरास्थल पर गुफाएं, यानी यहाँ पर पुरास्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी, यानी ये किस वजह से इन्होंने ये जगह चुनी? ये यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है। ये पुरास्थल के बारे में आता है, पुरास्थल क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट कर लें। पुरास्थल क्या है उसके बारे में बताया। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तट पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए हम इसका जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अंदर डिस्कस और करेंगे। आग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आग की खोज कैसी हुई, ये सीधा ही आ गया। यहाँ ये क्वेश्चन भी है, और आग की खोज के बारे में यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं, यानी ये एक जगह का नाम है कुरनूल गुफा है। ये हम पीछे ऊपर जो मानचित्र है उसके अंदर देखते हैं कुरनूल कहाँ है। यहाँ पर कुरनूल जगह यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर में ये जो जगह है, इस जगह पर हमें राख के बारे में पता चलता है। इस जगह पर कुरनूल गुफा के ऊपर हमें राख के चित्र मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, या खतरनाक जानवरों को दूर करने और भगाने के लिए किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बन गया कि आज हम जो आग का प्रयोग है वो किस लिए करते हैं। वो हमें अपनी कॉपी में नोट करके हमें देखना होगा कि आज के दिन आग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। नाम, तिथि के बारे में यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, जैसे पूरा पाषाण काल में उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया गया है। नाम और तिथि, ये हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने इसे उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, यानी पुरातत्वविद हैं उन्होंने इनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल को वे पूरा पाषाण कहते हैं। जब शुरू हुआ था उसको क्या बोलते थे, वो पूरा पाषाण काल कहते थे। ये दो शब्दों पर पूरा यानी प्राचीन, दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा
यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले हुआ। पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से यानी 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी ये जो काल है इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई थी, यानी मनुष्य की जो कहानियाँ हैं वो 99% इसी काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है, नेचर है, प्रकृति है, उसके अंदर जो बदलाव हुए वो हमें मेसोलिथ नामक यानी मध्य पाषाण युग में हमें इनको देखने को मिला। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। यानी ये 10,000 साल से और 12,000 साल के बीच में माना गया। इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। ये भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, जो जीके की और आरपीएससी की या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ी के मुट्ठे हमें हंसिया और आरी आदि जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत, जो अगला युग है, यानी ये आ गया मध्य युग आ गया, उसके बाद में जो युग आता है वो 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का मतलब होता, क्या मतलब होगा या होगी? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें से अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं आज प्रचलित, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे हैं। हमें पता नहीं है कि इनके नाम पुराने समय में क्या रहे हैं। ये अगले जो नया नव पाषाण है वो अगले सेशन में हम अगले जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, उसमें और ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी। बदलती हुई जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों में घास वाले मैदान, ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, घास वाले मैदान जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, बारहसिंगा, गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी उस समय लोग इन जानवरों को पालना शुरू करते हैं, उसी समय मछली एक खाने के रूप में इन्होंने प्रयोग करनी शुरू कर दी। लगभग 12,000 साल पहले की बात है। खेती और पशुपालन की शुरुआत।
इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सोचने लगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे और जब पककर तैयार हो जाते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। यानी लोगों ने पहले इन पौधों को देखा, इनकी जो कैसे पैदावार होती है, पुरुषों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने बाद में इनको धीरे धीरे एक पौधे के रूप में इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित करने के कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कुत्ते का जो जंगली पूर्वज है उसके बारे में यहाँ पर बताया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी रक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यानी इन्होंने शुरू में एक पालतू जो जानवर बनाया वो कुत्ते के बारे में बताया, फिर धीरे धीरे गाय, भैंस, बकरी, सूअर को भी इन्होंने पालतू बनाया। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? ये एक क्वेश्चन बन गया। ये इसके ऊपर सभी स्टूडेंट डिस्कस करके और क्लास के अंदर चर्चा कर सकते हैं। लोगों अब आगे बसने की प्रक्रिया। लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। यानी बसने की जो प्रक्रिया है वो पौधों और उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को इन्होंने बसने का नाम दिया है। अपनाए गए वे पौधे, जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। और उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी जो बीमार कम होते हैं उनका ही लोग ज़्यादा चयन करना आज भी पसंद करते हैं, उसमें भी पसंद किया करते थे। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो सकें। यानी ऐसे पौधे को चयन करेंगे जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, उनकी साथ ही जिनकी मजबूत ठलें अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सकें। यानी एक ऐसी टहनी भी होनी चाहिए जो अनाज के भार को संभाल सके। जैसे ये अगर होगी तो वो पौधा सुरक्षित रहेगा। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू पशु जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर है। जैसे दांत बड़े हैं वो
जंगली सूअर के हैं, और जिसके दांत छोटे हैं वो पालतू सूअर के यहाँ पर दिखाए गए हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यानी सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद में भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। ये हमें इस लेसन से पता चलता है। आगे की हम चर्चा करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन दबाना भी न भूलें। हेलो, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब पौधे उगाने लगें तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। यहाँ पर ये बताया कि नवीन जो जीवन शैली है उसमें अगर एक ही जगह रहेंगे तब वो पौधा उग पाएगा और आदमी रहने के लिए वहाँ पर काबिल होगा। यानी कई सालों तक वो आदमी एक स्थान पर रहा, तभी जीवन शैली में ये परिवर्तन हुए। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। अनाज को भोजन यानी जो अनाज है उसका भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसे भंडारण करने की बात सोचनी पड़ी। यानी दोनों ही चीज़ों में अनाज को सुरक्षित भी रखे, भोजन भी बने और उसके बीज बने, इसके लिए उसका भंडारण करना उचित लोगों ने समझा। ये यहाँ पर बताया अनाज के उपयोग। बीज के रूप में भी अनाज का उपयोग होता है, खाद्य के रूप में भी होता है, उपहार के रूप में होता है, भंडारण के रूप में भी होता है। ये चीज़ें यहाँ पर भोजन के बारे में बताई है। और इसके बाद में इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनवाए। यानी कई इलाकों में मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े बनाए, टोकरियाँ बनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये यहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उस टाइम भी शिकारी भोजन का संग्रह भी करते थे और बर्तन भी बनाते थे और उसका उपयोग करते। इसके बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आप इस चीज़ को नोट भी साथ में करते रहें। जानवर चलते फिरते खाद्य संग्रह। यानी जानवर है वो चलते फिरते खाद्य संग्रह के रूप में भी उनका उपयोग होता था। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में तो बढ़ती है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यानी यहाँ पर दूध उत्पादन के बारे में भी यहाँ पर बताया कि जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। ये भोजन को भंडारित करने का भी एक आसान तरीका भी है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या लाभ मिल सकता है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है और इस क्वेश्चन का उत्तर इस पेरे में भी दिया गया है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग बहुत सारे कामों में लिया जाता है। जैसे भेड़ बकरी से पालन भी किया जाता है, लोग उनसे ऊन भी प्राप्त करते हैं,
बकरी के दूध से दवाइयाँ भी बनती है और बकरी का जो दूध है वो पौष्टिक भी होता है, कई बीमारियों में उसका इलाज भी किया जाता है। इसके साथ बकरी से, भेड़ से ऊन के साथ साथ उनका मांस भी काम में लिया जाता है। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो प्रारंभ में लोग थे, कृषि करते थे, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ में वो पशु पालन भी क्या करते थे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? वो जो हमने पीछे मैप देखा था उसके अंदर नीले वर्ग दिखाई दिए गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा उस मैप को, वापस चलते उस मैप के अंदर। यहाँ पर आपको नीले रंग के कुछ वर्ग दिखाई देंगे, जैसे ये नीले हैं, ये जो नीले निशान है नवपाषाण के हैं। हलूर है, या ऊपर भी 2-3 जगह दिखा रखी है। ये महागढ़ आ गया, चिरांग आ गया, यह दारोजली, ये ऊपर भी 2-3 जगह और दे रखा है, मेहरगढ़ आ गया। ये चीज़ें हैं, इनके बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों, पशुपालकों, यानी जो पुरातत्वविद थे उनको शुरुआती जो कृषि जो कार्य करते थे या पशु पालते थे उनके साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी पूरा उपमहाद्वीप था उसमें ये पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में और आधुनिक कश्मीर में, जो आधुनिक वर्तमान जो कश्मीर है उसके अंदर भी ये पाए गए हैं। पूर्वी और दक्षिणी भारत में भी ये क्षेत्र में शामिल है। ये सभी जगह हमने देखा भी था, ऊपर जम्मू कश्मीर में भी वो क्षेत्र दिखाया गया है। वास्तव में ये निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों, यानी जो वैज्ञानिक है उनको खुदाई में मिले पौधों और पशु की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। जो वैज्ञानिक है वो पशुओं की हड्डियों और उन पौधों की जो उन्हें प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से, यानी जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि यहाँ पर अनाज के जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं और गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर भी बताया कि वैज्ञानिक है ना, वो विभिन्न हड्डियों की जानकारी लेकर के उनके बारे में पता भी कर सकते हैं कि उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी। फिर आता है स्थायी जीवन की ओर। जो लोग स्थायी तौर पर बसने लगे उनके बारे में पुरातत्वविदों का क्या विचार है। पुरातत्वविदों को पुरास्थलों पर झोंपड़ियों, घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में, वर्तमान जम्मू कश्मीर है, उसमें बुरुज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे, यानी गड्ढा खोद करके वो अपना घर बनाते थे। उस गड्ढे में जो घर बने हुए थे उनको गर्तवास कहा जाता था। ये भी एक प्रश्न आ गया, गर्तवास किसे कहा जाता है? गड्ढे में बनाए हुए घरों को गर्तवास कहा जाता है। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए और अंडरलाइन करके लिखा जाए। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, यानी इनमें जब कोई उतरता था, जाता था इसके अंदर, तो सीढ़ियाँ बनी थी। इनमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है, यानी झोंपड़ियों के बाहर और अंदर भी आग जलने की जगह उनको वहाँ पर मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्तवास का एक चित्र बनाओ। एक चित्र बनाना गर्तवास का, एक गड्ढे को खोद करके उसके एक झोंपड़ी सी बना करके वो गर्तवास का एक चित्र बनाना है। इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण
युगीन है और उपकरणों से भिन्न है, यानी जो पूरा पाषाण युग के जो पत्थर हैं उनसे भी ये भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम माना गया है और इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती थी, यानी उनकी धार को और ज़्यादा तीखा करने के लिए उनके ऊपर पालिश की गई है। ओंखली और मूसल का भी उपयोग अनाज या वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया गया। आज भी ओंखली का और मूसल का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बने हैं, कुछ औजार हैं वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे यहाँ पर ये दिखाए गए हैं औजारों के तरीके। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है। यहाँ पर नवपाषाण युग की ये पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी है। ये नवपाषाण युग का एक चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधा उगाए जाने लगे। यानी अनाज में गेहूं, चावल, जौ के बाद में कपास का उत्पादन बहुत समय बाद हुआ है, ऐसा इस लेसन के हिसाब से प्रतीत हो रहा है। क्या ये परिवर्तन हर जगह पर एक साथ ही आ गया था? अरे ऐसी बात नहीं है, यानी सभी जगह एक साथ ये परिवर्तन नहीं हुआ, हर जगह अलग अलग समय के हिसाब से हुआ है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती करना और पशु पालना प्रारंभ किया। हजारों सालों के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह परिवर्तन देखने को मिला। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। इसमें से जैसे कई बार ये भी लेसन में आता है, झूम खेती और वनस्पति को जला करके वहाँ पर खेती की जाती है। ये राजस्थान में भी कई जगह ये क्वेश्चन में आता है और असम की साइड में भी ये क्वेश्चन में शामिल किया। झूम खेती हो गई या कोई दूसरी जो लोग उस टाइम जो लोग हैं वो खेती किया करते, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर हम छोटा सा निरीक्षण भी करते हैं। एक छोटा सा मेहरगढ़ है ये जो, उसके बारे में बताया गया है। मेहरगढ़ में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलान दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। ये मेहरगढ़ है जो बोलन दर्रा है, उस दर्रे के पास ये स्थान था। मेहर संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीख लिया था। यानी ये पहला वो स्थान है जहाँ पर लोगों ने भेड़ बकरी को पालना और गेहूँ और जौ को उत्पादन करना सीख लिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण तथा सूअर के भी जानवरों की हड्डियाँ और भेड़ बकरी की भी हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के भी अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं। इनमें से कुछ संभव है भंडार के काम में भी आते हों। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। इसीलिए कब्र में मृतक के साथ कुछ सामान रख भी देते थे, जैसा मेहरगढ़ की एक यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि ये घर का चित्र है, नमूना यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर एक
ये हड्डी होगा, यानी एक आदमी जो स्वर्गवास होता है उसके साथ ये जीव दूसरे है, भेड़ बकरी है, उनको भी यहाँ पर रखा गया है, जैसा इस कब्र में दिखाया गया है। ऐसी कई कब्र मिलती है। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाया गया है, बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो, यानी परलोक में जब आदमी जाता है उसके खाने के लिए ये कब्र में वहाँ पर मेहरगढ़ की कब्र में रखा गया था। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी का कंकाल को पहचान सकते हो? इनमें से बकरी का कंकाल भी है। एक जगह, दूसरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी मरने के साथ उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। ये वो यहाँ पर चित्र दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर एक बकरी को उस बंदे के साथ जो एक्सपायर हो गया उसके साथ यहाँ पर दफनाया गया है। अन्यत्र फ्रांस की एक गुफा है, वहाँ का भी इसमें वर्णन किया गया है। फ्रांस की आप अगर एटलस देखेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और हमें पता चल जाता है। एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, यानी स्कूल के 4 स्टूडेंट थे, इन्होंने इस स्थान की खोज की थी। इसी तरह के चित्र 20,000 साल पहले, यानी 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, यानी ये 10,000 साल या 20,000 साल के बीच में इन चित्रों का निर्माण किया गया है। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें से जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों में से चित्रित किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। इन रंगों को लोहा एशक और चारकोल जैसे, यानी लोहा एशक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, और यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, यानी कोई अवसर या कोई उत्सव होता था या कोई विशेष अवसर पर ही इन चित्रों का निर्माण किया गया, या फिर शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले अपने अनुष्ठान के लिए इनका निर्माण किया हो, यानी कोई शिकारी शिकार पर जाता है उस टाइम उन्होंने कोई अनुष्ठान किया है, उसके तौर पर भी इनका निर्माण किया गया हो। नवीन एक नव पाषाणिक पुरस्थल है। एटलस में हम देखते हैं तुर्की एक देश है, वहाँ पर नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में से एक है चत्ताल। ये तुर्की में चत्ताल हयूक तुर्की में है। चत्ताल हयूक नाम का स्थान है जो तुर्की देश में, वहाँ पर यहाँ दूर दराज स्थानों में कई स्थानों चीज़ें मिली है, यानी एक दूर दराज स्थान पर हम जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर कई अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर मिली है और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक, एक सीरिया में एक चकमक नाम का पत्थर लाया गया जो लाल सागर की कोडियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि इन उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं किया गया था। जब ये चीज़ें लाई गई उस टाइम तक पहिए का आविष्कार नहीं किया गया था। आदमी अपने कंधों पर या किसी जानवर की पीठ पर लाद करके ये सामान लेकर आते थे, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और कोडियों और सीपियों के उपयोग के बारे में भी बताया गया है। एक यहाँ पर कल्पना कीजिए, तुम एक ये कल्पना कर सकते हो, इसी कल्पना के आधार पर पीछे जो एक लेसन में हमने इसमें पढ़ा भी है, ये कल्पना पर आधारित है। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। ये एक स्टूडेंट के लिए है कि अगर कोई स्टूडेंट 12 साल पहले की एक किसी गुफा में रहता है और वो 14 नंबर पृष्ठ पर हम जब वापस जाते हैं तो वहाँ पर इसके बारे में सोचते हैं कि उस चित्र को हम कैसे बनाएंगे, और तुम्हारे मामा, चाचा, ताऊ या किसी के साथ भीतर दीवार पर एक चित्र बनाना है और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो तो तुम उसमें कौन सा रंग भरोगे, ऐसा उसमें इसमें बताया गया। ये कल्पना पर आधारित एक क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए। इस कल्पना को हम साकार करने के लिए इसके पेज नंबर 14 में हम दोबारा जाते हैं तो वहाँ पर इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। ये अखेटक खाद्य संग्रह गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि वे वहाँ पर अखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए
रहते थे कि वह सुरक्षित रहे। घास वाले मैदानों का विकास, खालिस्तान। बाद में इनके उत्तर हमने इस पेरे में से हमने पीछे पढ़े हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं उनको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ये जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया भी गया है। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ से आप देख सकते हो। ये महत्वपूर्ण जो तिथियाँ ये पेपर से संबंधित भी हैं और इसके साथ साथ आप इनका उपयोग वो आप नोट करके अपनी डायरी में लिख सकते हो। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेरे को पढ़ करके आप इनके क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन को फाइंड करने में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। और 6th क्लास के जो स्टूडेंट हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल से जुड़ें। जय हिंद।